हेलो फ्रेंड्स, मैं एक टॉपिक पे डिस्कस करूंगा इसराइल, ईरान और अभी अमेरिका में जो वॉर हो रही थी उसका अचीवमेंट क्या हुआ, किसने क्या अचीव किया है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और इसका कंटेक्स्ट क्या है और क्या ये वॉर जो है वो न्यूक्लियर थ्रेट को बढ़ा रहा है और क्या ये ईरान न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन सकता है। तो हम इस पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ और इस पे ही हम डिस्कस करेंगे। होप मे बी लेक्चर 10 to 15-20 मिनट्स का हो सकता है। तो बस आप इसका जो मैं डिटेल इंट्रोडक्शन दूंगा, डिटेल बैकग्राउंड देगा, बस आप उसको क्लियर करना, समझना स्लोली। तो क्या हुआ, सीज फायर, जब भी ट्रम्प ने बोला कि मैंने सीज फायर करा दिया है इसराइल और ईरान के वॉर का, बट ये एग्रीमेंट कहीं लिखा नहीं है, ये एग्रीमेंट कहीं हुआ नहीं है, बस ये एक वर्बल हुआ है एग्रीमेंट कि हाँ ठीक है, ये हॉस्टिलिटी कम करेंगे। और अभी क्या होता है कि जब वॉर होती है तो बहुत ज्यादा वेपन यूज होते हैं, तो स्टॉक कंपाइल करना उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मे बी ये एक रीजन हो सकता है कि अभी वॉर का थोड़ा सा ये ब्रेक लग चुका है, बट इसमें कहीं ऑफिशियल सीज फायर नहीं हुआ। जैसे ट्रम्प ने इंडिया पाकिस्तान के लिए बोला था कि सीज फायर हो चुका है, एट द टाइम उस टाइम भी नहीं हुआ था, कुछ टाइम पीरियड तक चलता रहा था, बट सीज फायर सडनली नहीं होता है। तो यूएसए ने जो भी बोला कि सीज फायर हो चुका है, तो वो ऐसा कहीं एग्रीमेंट हुआ नहीं है, पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि जो इसराइल और ईरान में झगड़ा क्यों हो रहा है, वॉर क्यों चल रही है इतना। सबसे पहले दो तीन रीजन मैंने आपको बताए थे कि एक हिजबुल्लाह और हमास का फैक्टर है जो इसराइल को परेशान करता है, क्योंकि वो सराउंडिंग से घिरे हुए हैं और ईरान उनको सपोर्ट करता है, और ये सब मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसराइल के अकॉर्डिंग मानते हैं इसराइली लोग। और दूसरा फैक्टर ये भी है कि जो ईरान है वो अपने सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए न्यूक्लियर वेपन को क्रिएट कर रहा है। न्यूक्लियर वेपन होता है तो कंट्री में वॉर होने की जो पॉसिबिलिटी रहती है वो कम रहती है। लेकिन इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है मैं उस पर बात करूंगा कि एक्चुअली में इसका जो ईरान के ऊपर जो थ्रेट आ रहा है यूएसए का, बार बार कई बार सैंक्शन लग चुका है, इकोनॉमिक सैंक्शन लग चुके हैं, तो वो क्यों हो रहा है। तो मैं 1953 टाइम पीरियड पे ले जाऊंगा। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है कि उस टाइम के जो यूएसए के प्रेसिडेंट है ड्वाइट डेविड हाइसेनहोवर, तो उनने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया जब वो यूएन में स्पीच दे रहे थे 1953 में, कि एटम फॉर पीस इनिशिएटिव। इस प्रोग्राम में क्या था कि जो भी इस न्यूक्लियर फैसिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं फॉर सिविलियन पर्पज के लिए, तो यूएसए उसका सपोर्ट करेगा, क्योंकि यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन का तो उसने उस चीज का यूज देख लिया था कितना खतरनाक हो सकता है। तो उस टाइम क्या हुआ था 1950 के टाइम में, जो वर्ल्ड है ना, दो ब्लॉक में डिवाइडेड था, एक कम्युनिस्ट ब्लॉक पे और एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक में। तो जो भी एक ब्लॉक थे, यूएसएसआर वाला, यूएसए वाला, वो सब चाह रहे थे कि कंट्री उनके साथ मैक्सिमम कंट्री उनका साथ दे, है ना, क्योंकि वर्ल्ड में सुप्रीमेसी की लड़ाई चल रही थी उस टाइम पे। तो इसने सॉफ्ट पावर खेला, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, सॉफ्ट पावर खेला और इस चीज को बढ़ावा दिया कि जो भी कंट्री है अगर अपना न्यूक्लियर वेपन के लिए वो सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ न्यूक्लियर फैसिलिटी अगर वो बढ़ाना चाहते हैं मेडिकल के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए और इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो हाँ वो सपोर्ट करेंगे उस चीज के लिए। यूएसए ने ऐसा एक एग्रीमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया यूएन में। तो ये इसका बैकग्राउंड था। तो उस टाइम क्या होता है कि जो ईरान था ना, उसमें एक मॉडर्न गवर्नमेंट थी जिसका जो वो लीडर थे वो थे रजा पहलवी। वो बहुत मॉडर्न वर्ल्ड के लीडर थे और वो अमेरिका को वो सपोर्ट करते थे, और अब अमेरिका की जो भी पॉलिसीज थी उसको सपोर्ट करते थे। 1978 के पहले ये चीज चली आ रही थी। तो उस टाइम के जो क्या हुआ, जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ एटम फॉर पीस इनिशिएटिव, तो यहाँ के कुछ साइंटिस्ट यूएसए गए और यूएसए में उन लोगों ने ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग में उन लोगों ने ये सब जो सिविलियन पर्पज के लिए कैसे न्यूक्लियर फैसिलिटी को बढ़ा सकते हैं और कई जगह पे न्यूक्लियर फैसिलिटी का यूज करके हम कंट्री को आगे कर सकते हैं, तो वहां के साइंटिस्ट ने चीज सीखी। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि ईरान में एक रेवोल्यूशन भी चल रहा था कि मॉडर्नाइजेशन को वो अपना नहीं चाह रहे थे, और जो खामिनी थी, जो अभी चल रहा है, उसकी जो फैमिली के जो एंसेस्टर लोग थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे खामनी की गवर्नमेंट फॉर्म होती है वहां पे, और 1978 में। तो उस टाइम क्या हुआ ना कि चीजों को, जो मॉडर्न ईरान था, तो उसको ये लोग कट्टर इस्लाम से जोड़ते थे और उसके अगेंस्ट में रहते थे। तो जो पहलवी का, जो रजा पहलवी का जो एक रूल था, वो वहां पे खत्म हो जाता 1978 के अराउंड, और वहां पे ईरान रेवोल्यूशन के बाद ये सब चीजें स्टार्ट होती है, कट्टर इस्लामिक ईरान में आता है। तो उस टाइम क्या हुआ, तो कि जो खामनी था उसने एक कॉन्सेप्ट लेके आया जिसका नाम था विलायती फकीर। तो उसका इस सिंपल सा ये मतलब था कि जो भी एंटी यूएसए रिजीम के अगेंस्ट में हम जो भी चीज कर सकते उसके लिए ये प्रोग्राम, वो कॉन्सेप्ट लेके आए थे। और इसका जो मेन पर्पज था वो ये था कि पावर को सेंट्रलाइज अपने पास रखना, खामिनी को जो भी पावर होगी अपने पास रखना है। तो यहाँ से ये चीज वो कॉन्सेप्ट लेके आया। तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था मुजाहिदीन खला। तो ये भी जो पहलवी के अगेंस्ट में भी काम करता था, और ये खामनी की गवर्नमेंट से भी खुश नहीं था। ये जो था, जो 1965 में मुजाहिदीन खलाक वहां पे फॉर्म होता है एक इंस्टीट्यूशन, और जो
जिसकी विचारधारा थी कट्टर इस्लामिक और वामपंथी, ये दोनों को बैलेंस अप्रोच रखता है। जैसे अभी इंडिया में केरला है, केरला में भी क्या है ना, वहाँ पे कम्युनिस्ट रिजीम है, हर कोई चाहता है कि वहाँ पे सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे, तो वामपंथी का मतलब सिंपल सा वही होता है, और इस्लामिक कट्टरता रहे, तो दोनों को बैलेंस बनाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन आया। ये वहाँ के लोगों ने फॉर्म किया वहाँ पे। तो उस टाइम पीरियड में फिर क्या होता है कि एक खामनी की गवर्नमेंट से भी खुश नहीं थी, कि खामनी की जो पॉलिसीज थी ना वो बहुत ज्यादा ऑपरेसिव होती जा रही थी, तो ये लोग उस चीज को पसंद नहीं करते थे। और एकदम से जो मॉडर्नाइजेशन जो था पहलवी का, जो 1950s के टाइम था, उसको भी ये पसंद नहीं करते। तो ये दोनों गवर्नमेंट के नापसंद लोग थे, और जो इंस्टीट्यूशन था ये, तो खामनी ने इस इंस्टीट्यूशन को बैन कर दिया। फिर आता है 1980s के टाइम पे जो मुजाहिदीन खिलाफ नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन था, तो जब वो बैन हुआ तो उसने एक अपना अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था नेशनल लिबरेशन आर्मी। तो उसमें क्या हुआ कि वहाँ के जो खामनी रिजीम को अगेंस्ट करने के लिए बना, और उस टाइम पे जो वहाँ के चीफ जस्टिस थे जिसका नाम था आयतुल्ला, तो उसको मार दिया 1981 में। किसने? नेशनल लिबरेशन आर्मी ने। और किसका ऑर्गेनाइजेशन था? ये मुजाहिदीन खिलाफ का ऑर्गेनाइजेशन था। तो जब यूएसए को पता चला, यूएसए ने बहुत लोगों का यूज किया है किसी कंट्री को डिस्टेबल करने के लिए। जब यूएसए को पता चला कि मुजाहिदीन खिलाफ का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल लिबरेशन आर्मी, वो कैसे ईरान में एक डिस्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, स्टेबिलिटी नहीं रहने दे रहा है, और उसके गवर्नमेंट के अपोज में ही काम करता है, तो यूएसए इजराइल इस चीज को समझे। क्योंकि यूएसए जो है ना, वो वर्ल्ड लेवल पर अपनी सुप्रीमेसी को मेंटेन करना चाह रहा था आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि उसको पता चल गया था कि वर्ल्ड में सुपर पावर तो वही है, तो वो अपने अकॉर्डिंग वर्ल्ड को रन करना चाह रहा था। और जो गवर्नमेंट जिस कंट्री में पसंद नहीं थी, यूएसए उसको बहुत तरीके से हटाने की कोशिश करता था। और कई बार ऐसा देखा गया, इराक में भी सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था कि वहां पे भी ये चीज को माना गया था कि क्या कर रहा है कि ये न्यूक्लियर वेपन क्रिएट करता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था वहां पे। तो यूएसए पॉलिसी अपनाता है कि किसी भी कंट्री को डिस्टेबल करने के लिए वहां के जो रोग स्टेट के इंटरनल लोग होते हैं, तो उसको सपोर्ट करता, फंडिंग करता है, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वो वॉर छेड़ता है, जिससे वहां पे चीजें अनस्टेबल रहे, और वहां की पब्लिक ही इस चीज पे आके वहां को अपोज करे उस लीडर को, और वहां से वो खत्म करे उसको। तो क्या हुआ, जब उसको पता चला मुजाहिदीन खिलाफ ये सब कर रहा, तो वो मेच्योरली यूएसएस को सपोर्ट करता, इजराइल भी सपोर्ट कर रहा था। फिर 2009-10 में क्या होता है ना कि ईरान में एक मूवमेंट आता है, जिसका मूवमेंट का नाम था ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट होता है। उस मूवमेंट का पर्पस क्या था कि क्या हुआ था कि जो वहाँ के इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है जिसका नाम था मोहम्मद अहमदी मिजाद, और वहाँ के जो कैंडिडेट प्रेसिडेंट कैंडिडेट के जो नए कैंडिडेट थे जिनका नाम था मीर हुसैन मुसावी, इन दोनों के बीच फाइट होती है इलेक्शन के लिए ईरान में। लेकिन जो पहले के जो प्रेसिडेंट थे अहमद मिजादी, वो जीत गए थे प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन, और जो लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे, हुसैन मुसावी, वो हार गए थे। तो मुसावी ने क्या किया, एक मूवमेंट को लॉन्च किया जिसका नाम रखा ग्रीन मूवमेंट। इस मूवमेंट में क्या हुआ कि बताया कि जो इलेक्शन हुआ है वो धांधली से हुआ है, वहां पे सही से इलेक्शन नहीं हुआ है, वहां पे जो भी चीज हुई है वो उसके अगेंस्ट में हुई है ना। और जिताने के लिए वहां के जो इलेक्शन कमीशन जो लोग थे उस टाइम पीरियड पे, तो उन लोगों ने डेलिबरेटली इसको जिताया है, और जबकि जनता का रुख कुछ और था। तो ऐसा उसने पूरे अपने ईरान के लोगों को बताया, तो ग्रीन मूवमेंट छड़ा। तो ग्रीन मूवमेंट हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि जो मुसावी था, जो हार गया था, वो यूएसए का बैक कर किया हुआ कैंडिडेट था, और यूएसए चाह रही थी कि इसको सपोर्ट किया जाए। और वहां पे जो पहले का प्रेसिडेंट था मिजादी, उसको हराने के लिए लोग कर रहे थे। तो जब मिजादी जीत गया तो यूएसए को इस चीज का भी धक्का लगा कि यार उसका जो मुसावी था, जो था जिसको कैंडिडेट था, वो हार गया। तो ये चीज होती है। तो उस टाइम क्या हुआ ना, लूप निकल के आया वहां पे कि हाँ, यहाँ पे हम मौसावी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो यूएसए ने उसको मौसावी को खूब सपोर्ट किया। फिर ग्रीन मूवमेंट चढ़ा, वहाँ के लोग इसके अगेंस्ट में आए कि हाँ, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ है वो फेयर इलेक्शन ही हुआ है। तो इस चीज के बारे में, बट क्या हुआ, मिजादी ने इस चीज का जो मूवमेंट चला था उसको क्रश कर दिया, और इसराइल और यूएसए को जो मंसूबे थे उसको पानी फेर दिया उस टाइम पीरियड पे। तो लेकिन क्या हुआ, आपने एक चीज भी सुना होगा, एक अरब स्प्रिंग करके एक कॉन्सेप्ट है, जो भी अरब में जो स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है ना, तो उसको अरब स्प्रिंग का नाम दिया था। फिर टूनिशिया से स्टार्ट हुआ था। अगर ये मौसावी जीत जाता ना, तो अरब स्प्रिंग ईरान से स्टार्ट होगा 2008 और 9 में, क्योंकि वहां पे प्रो गवर्नमेंट रिजीम आ जाता यूएसए में। बट ये सब चीज चला नहीं। तो यूएसए ने हमेशा है ना, यूएसए जो है वो चीजों को बहुत ज्यादा डेलिबरेटली कर, ऐसा ही यूएस ने इराक में किया था, सद्दाम हुसैन को हटाया था पावर से। और उसका जो मेन मतलब था कि उसने ये कहा था कि जो इराक में है ना, न्यूक्लियर वेपन को क्रिएट कर रहा है, बना रहा है सद्दाम हुसैन, जो कि एक दुनिया भर में एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा, और एक रोग स्टेट की तरह वो उसको बनाएगा, और कहीं वर्ल्ड पे वो डेरिवेटली पॉलिसी को बना के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन और वहां पे बहुत ज्यादा मास क्रिएशन भी हो रहा था, मास वेपन क्रिएशन भी हो रहा था इराक में। जब
यूएसए ने इन्वेट किया इराक पे, तो ये सब चीजों का जो उसने बताया कि हम इन्वेट इसलिए कर रहे हैं इराक पे क्योंकि वहां पे ये सब चीज है, न्यूक्लियर वेपन क्रिएट कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। लेकिन जब वहां जाके देखा तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं था, वहां पे वो कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, लोगों को उसके बारे में पता चलेगा कि यूएस का इंटेंशन क्या था। यूएस का जो बैक हैंड पे जो इंटेंशन हमेशा रहा है ना, वो जो लोगों के सामने आता वो नहीं होता है, एक बैक हैंड पे स्टोरी चलती है। इराक बहुत ज्यादा ऑयल रिच कंट्री था, तो ऑयल को कंट्रोल करने के लिए यूएसए ने इराक पे इन्वेट किया, ना कि उनका जो मेन मोटा था कि न्यूक्लियर वेपन क्रिएट कर। न्यूक्लियर वेपन क्रिएट करना आसान नहीं होता, यूरेनियम को एनरिच करना। तो इराक पे जो अटैक किया वो वहां पे जो ऑयल की सप्लाई जो इराक सबसे ज्यादा करता था, सबसे ज्यादा रिजर्व था ऑयल का, इसलिए किया कि कंट्रोल आ जाए ऑयल के ऊपर। तो अभी भी जो चीजें चल रही है वर्ल्ड लेवल पे वो दिखता कुछ और है, होता कुछ है बैकग्राउंड डिटेल में। क्यों? क्योंकि जो यूएसए का जो माइंडसेट है वो बिजनेस और कैपिटलिस्ट माइंडसेट है। वो दुनिया भर में अपनी इकोनॉमी को लेके बहुत आगे बढ़ना चाह रहा है। तो वो इकोनॉमी को लेके आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा यूज करता है। इसलिए सद्दाम हुसैन को जो उसने इन्वेट करके पकड़ा था, तो सिंपल रीजन यही था कि वो ऑयल को कंट्रोल करना चाह रहा था, ना कि। और वहां जाके देखा तो मास क्रिएशन नहीं हो रहा था वेपन का, ना न्यूक्लियर कोई साइट थी वहां पे एज सच। ऐसे ईरान के केस में क्या हो रहा है ना कि लोग बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ईरान कर रहा है, उसका एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है करना। लेकिन सबसे पहले आपको पता होगा कि रशिया सबसे ज्यादा ऑयल नेचुरल गैस रिजर्व है अभी रशिया में, लार्जेस्ट नेचुरल गैस का रिजर्वायर है। ऐसी सेकंड नंबर पे आता है ईरान। ईरान के पास बहुत ज्यादा नेचुरल गैसेस है। जिसके पास नेचुरल गैसेस का कंट्रोल रहेगा वो नेक्स्ट 50 ईयर में दुनिया पे राज करेगा, क्योंकि ऑयल की जो डिमांड है वो कम हो रही है। लोग स्विच करें नेचुरल गैस की तरफ। नेचुरल गैस वन ऑफ द मेन रीजन है यूएस का ईरान के साथ जो अटैक चल रहा है, जो वॉर चल रही है बैकग्राउंड में, ये सबसे बड़ी रीजन है। क्यों? क्योंकि रशिया जानता है, चाइना जानता है ईरान की कैपेबिलिटी को, ईरान खुद जानता है कि उसके पास नेचुरल गैस का भंडार पड़ा हुआ है, वही नेचुरल वो दुनिया को सप्लाई करेगा, उसकी इकोनॉमी रन करेगी, उसकी कंट्री आगे बढ़ेगी। कहीं ना कहीं यूएसए के साथ यूएसए का इसमें नुकसान होगा यूएसए को, क्योंकि वर्ल्ड जो है ना एक क्लीन एनर्जी सोर्स की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो हर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल और नेचुरल गैस पे स्विच कर रहा है कि वहां पे पॉल्यूशन कम क्रिएट होगा। तो चाइना इस चीज को समझ गया, तो चाइना ईरान को इस वॉर में बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो मेन रीजन जो यहाँ से निकल के आ रहा है ना, वो सबसे बड़ा फैक्टर यही है नेचुरल गैस का, कि ईरान के पास बहुत ज्यादा नेचुरल गैसेस है और नेचुरल गैस यूएसए को पता है, और यूएसए चाह रहा है कि ईरान में एक प्रो यूएस गवर्नमेंट आए जो कि कंट्रोल कर सके यूएस, और अपने अकॉर्डिंग नेचुरल रिसोर्स को वहां से एनरिच कर सके और वर्ल्ड लेवल पे उसका कंट्रोल रहे यूएसए का। लेकिन खामनी जो है अभी का वहां का प्रेसिडेंट, वो इस चीज को समझ गया है और अपनी गवर्नमेंट को भी इस तरीके से, अपने जो लोग है उस तरीके से समझा रहा है कि यूएस का क्या इंटेंशन है ईरान पे वॉर करने का। और डेलिबरेटली अभी इसराइल और यूएस इसीलिए ईरान को नीचे करने में लगे हुए हैं। लेकिन हाँ, ये भी कोई गलत बात नहीं है, ये भी कोई नेगेटिव नहीं है कि हाँ ईरान न्यूक्लियर वेपन को क्रिएट नहीं कर रहा है। न्यूक्लियर ऑर्डर को बनाने में ईरान अपना काम कर रहा है। अभी इसराइल ने बोला कि मैंने यूएसए और इसराइल ने जो अटैक किए न्यूक्लियर साइट पे, तो अभी इसराइल ने अपने लोगों को ये बता रहा है कि हमने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था हमने उसको 10 साल के पीछे कर दिया। क्या सही है? 10 साल के पीछे हो गया जो भी है, लेकिन आपने डीन्यूक्लियराइज नहीं किया है ईरान को अभी तक। जो आपका मेन मोटो था कि हम ईरान को कंप्लीटली डीन्यूक्लियराइज कर देंगे और कभी न्यूक्लियर वेपन को क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन ईरान का जो प्रोग्राम है वो कभी उसको बंद नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर आर्किटेक्चर ही बस एक थीम नहीं है जो वॉर चल रहा है। कई और भी रिसोर्सेस है, जैसे नेचुरल रिसोर्स की मैंने बात की, तो ऐसे बहुत सारे रीजन है वहां पे जो वॉर, अमेरिका क्यों वॉर कर रहा है, क्योंकि यूरेनियम को रिच करना वो ईरान करेगा। ईरान को न्यूक्लियर ऑर्डर बनाना है अपनी कंट्री को, तो वो बनाएगा। ईरान अपने एग्जिस्टेंस के लिए फाइट करेगा, तो वो न्यूक्लियर वेपन उसको चाहिए है। तो ईरान जो अपना काम है वो करता रहेगा, वहां पे कोई उसको रोक नहीं सकता है। और ईरान जो है ना दुनिया को ये बता रहा है कि आपके एग्जिस्टेंस के लिए यूएसए का कोई रोल नहीं होना चाहिए। आप सोवरेन है तो आप सोवरेन डिसीजन लो, आइदर आपको कैपेबिलिटी बढ़ानी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की तो आप बढ़ाइए, आप यूएस के थ्रू प्रेशर में आके आप ये मत करिए। अगर आपके पास नेशनल रिसोर्सेज है तो वो कंट्रोल आपका खुद का होना चाहिए, ना कि यूएस का होना चाहिए। और कोई भी प्रो यूएसए रिजीम हमेशा सही नहीं रहेगी। तो वो अपने लोगों को ये समझा रहा है। तो अभी क्या हो रहा है इस टाइम पीरियड में, चाइना ने खूब वेपन दिए, रशिया ने खूब सपोर्ट किया ईरान का। इवन रशिया, इंडिया, चाइना भी इस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि ईरान के
सपोर्ट में खड़े होना चाहिए। लेकिन इंडिया की जो पॉलिसी है वो हमेशा डिहाइफिनेशन है कि दोनों कंट्री को बिल्कुल बैलेंस वे में समझेगी और दोनों को ही सपोर्ट करेगी अपने अपने पर्सपेक्टिव पर। लेकिन वो जो सिर्फ इंडिया पीस की बात करती है, कोई किसी को वन साइड सपोर्ट ऐसे नहीं करती है डायरेक्टली किसी वॉर में, ना यूक्रेन रशिया में किया, ना इसराइल और ईरान में किया। तो इंडिया का जो न्यूट्रल जो फॉरेन पॉलिसी है वो सही है, क्योंकि इंडिया को भी पता है कि ईरान से उसको छाबार पोर्ट के थ्रू उसको सेंट्रल एशिया में जाना। वो ये भी जानता है कि हमको वेपन बनाने के लिए इसराइल का सपोर्ट लगेगा। उसको ये भी पता है कि वर्ल्ड लेवल जो हमने कॉमकासा साइन किया यूएसए के साथ, हमको उसकी भी जरूरत पड़ेगी। हमको रशिया के साथ भी नेचुरल गैस खरीदना, हमको चाइना के साथ मैन्युफैक्चरिंग का भी हब करना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में चाइना से। तो इंडिया की जो पॉलिसी है वो बैलेंस रहती है इस टाइम पीरियड में। लेकिन जो ईरान है ना, 3 तरीके से वॉर रहा है यूएस के केस में। एक न्यूक्लियर ऑर्डर की सबसे पहली, दूसरा राइट टू क्रिएट न्यूक्लियर वेपन, जो दुनिया को बता रहा है कि आपके पास राइट है न्यूक्लियर वेपन को क्रिएट करने का, तीसरा है कि फ्यूचर के एग्जिस्टेंस के लिए। तो ये जो 2-3 चीजें हैं, ईरान क्यों इतना ज्यादा बहुत ज्यादा इसमें डेस्परेट है चीजों को करने में, क्योंकि वो जानता है कि उसकी कंट्री की वैल्यू क्या है। वो सेंट्रल एशिया पे लोकेटेड है, उसका जो रीजन है वो सुप्रीम रीजन, वहां से चोक पॉइंट है पर्शियन गल्फ। तो दुनिया का जो ट्रेड है वो वहां से बहुत ज्यादा होता है, अराउंड 40-50% ट्रेड वहीं से होता है सबसे ज्यादा। तो उसको पता है अपनी लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो कंक्लूजन इस लेक्चर का यही निकलेगा कि जो हॉलिस्टिकल आपने व्यू देख लिया कि कसका कहाँ हो रहा था, तो यूएसए अब क्या करे, यूएसए चाहने करके जो मुजाहिदीन हलाल जैसे संगठन है और पार्टीजियाना आजाद कुर्दिस्तान है, ये सब एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है ईरान की, जो कि वहां की गवर्नमेंट को अनस्टेबल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड कुछ और है ना। तो वो यूएसए इन सबको ग्रुप को फंडिंग करेगा, और ग्रुप को फंडिंग करेगा, इसराइल भी करेगा, फिर मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर करेगा, और मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू ये सब चीजें अपने लोगों को बताएगा कि ईरान में ये सब चीज चल रहा है, वहाँ के लोग खुश नहीं है। क्योंकि यही ऑर्गेनाइजेशन है डिस्टेबल करते हैं अपनी कंट्री को, और ये वहाँ के लोग ही ने ये इंस्टीट्यूशन बनाया है जो ईरान को कमजोर करने पे लगे हैं। ये किसी पार्टी का और ये किसी का वो नहीं, जस्ट एनालिसिस है कि वर्ल्ड लेवल पे एक्चुअली में चल क्या रहा है। और ये सब जो भी रिसोर्सेज वो थोड़ा सा रिसर्च के थ्रू ही ये मैंने पढ़ा है इस सब चीजों को। और जो अब जो इजराइल है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलेगा, जैसे मैंने बताया कि मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करेगा कि हमने तो न्यूक्लियराइज कर दी। लेकिन हाँ, ये भी बात सही है कि डी न्यूक्लियराइज नहीं हुआ ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाता रहेगा। अभी जो वॉर हुई वो पॉज मोड में है, क्योंकि लोगों को अपना स्टॉक कंपाइल करना रहता है और वेपन्स का, और एकदम से सप्लाई का भी जो डिमांड सप्लाई का रहता है वो चीज यहाँ पे क्रूशियल फैक्टर रहेगी। और कई लोग का कहना है कि ईरान 10 साल पीछे होगा, कोई पीछे नहीं हुआ है, लोग जिनका काम है वो चलता रहेगा। और इसराइल हमेशा सपोर्ट करेगा जो यहाँ के इंटरनल जो डिस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है ईरान के, और लोगों को बताता रहेगा, खूब फंडिंग करेगा। और ईरान भी हमास और जो हिजबुल्लाह जैसा ऑर्गेनाइजेशन इसराइल का अगेंस्ट में यूज करेगा, क्योंकि ईरान ने खुली तौर पे बोल चुका है कि इसराइल को एलिमिनेट करना है वर्ल्ड लेवल से, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसराइल भी एक बहुत ज्यादा ही पावरफुल कंट्री है जो कि अपने खुफिया एजेंसी के लिए जाना जाता है और खूब मास क्रिएशन करता है, वो भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है इसराइल। तो एक एनालिसिस है कि अभी की जो लड़ाई है ना वो पॉज मोड में ही है। दुनिया में जो भी लड़ाई चली पॉज मोड में चली, पहले एक दूसरे को नुकसान करते थे, फिर जब पता चलता है कि चीजें थोड़ा अंडर कंट्रोल में है तो फिर उस हिसाब से वो अभी इस सिचुएशन को फिर समझ के पॉज मोड में आ जाते हैं। और रही बात यूएसए की, यूएसए हमेशा सुप्रीम लीडर बनने की कोशिश में कई देशों से उसको अब सपोर्ट उसका वापस हो रहा है। कई लोग अब डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच को सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब वो सीज फायर की बात करता है तो सीज फायर कम्प्लीटली नहीं हुआ है अभी तक, वॉर उस दिन भी हुई थी। तो क्या यूएस का ये रवैया हमेशा सही है? तो कई चीजें मैंने इसमें बताई है, जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, कि होपफुली ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और जो जो मेन फैक्टर थे वो मैंने सब बताया कि कहाँ पे क्या है, जो भी एक बैकग्राउंड डिटेल बनाता है कि क्या है। लेकिन जो अभी खामनी की गवर्नमेंट है ना, उसने अपने लोगों को ये बता रही है कि वो बहुत जीत गए हैं, क्योंकि जैसा पाकिस्तान ने किया, जीते नहीं है बट वो बताएंगे जरूर, क्योंकि नुकसान कम हुआ है, वो यही प्रेजेंट करेंगे और हमने उनका कितना नुकसान किया है। क्योंकि अभी ईरान ने भी जब अटैक कर दिया था कतार यूएस के एयरबेस में, तो उसने बताया अपने लोगों के, हमने कतार के यूएस के एयरबेस में अटैक किया। और एक छोटा सा और फैक्ट इसमें है कि जो इसराइल है ना, वो ईरान जो है वो एक शिया कंट्री है, और जो सऊदी अरेबिया यूएई वो सुन्नी कंट्री है। तो इसराइल का क्या है ना कि जो यूएई और सऊदी अरेबिया अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ है, तो वहां से रीजनल राइवलरी भी बढ़ रही है, इसलिए भी ईरान पसंद नहीं करता है इसराइल को। इसलिए यही सब बहुत सारे रीजन है जो कि चल रहे हैं। और यूएसए का जो एक कहना था कि हम डीन्यूक्लियराइज कर दिया, वो डीन्यूक्लियराइज कुछ नहीं हुआ है, वो चीजें चल रही है। वो बस अपनी सर्वाइवल के एग्जिस्टेंस के लिए न्यूक्लियर वेपन क्रिएट करेगा और दुनिया को बता रहे हैं कि आप भी करिए, है ना। किसी के प्रेशर के थ्रू आप अपनी कंट्री का सोवरेन पावर है वो डाइल्यूट मत करिए। तो होपफुली थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर, होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।